बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा वो रिपोर्ट है और तज्जिया है द इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जो कि हुकूमती तहकीकी इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और उनकी ये रिपोर्ट डॉन ने भी उसे रिपोर्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि उनकी तहकीक के मुताबिक एक तालिबान, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो नज़र नहीं आता उनके हवाले से कि वो पाकिस्तान के तहरीक तालिबान की हिमायत को तर्क कर देंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये तज्जिया भी दिया है, और अगर ये रिपोर्ट ठीक है और ये तज्जिया अगर ठीक है तो इस हवाले से पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग और ये समझ कि तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के मफादात के हक़ में है, ये गलत साबित हुआ है। लिहाजा इस पॉलिसी पे नज़रसानी की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमें जैसा कि मालूम है अमेरिका के अंदर जो तहकीकी इदारे हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका कलीदी किरदार है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, और उनकी पॉलिसी के अंदर हमें ये रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र भी आता है। और यूनिवर्सिटीज़ के और जो प्रोफेसर्स हैं उनकी की पोस्ट के ऊपर भी हमें नज़र आते हैं। जैसे कंडोलीज़ा राइस स्टेट सेक्रेटरी रही हैं, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रही हैं, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ हेनरी किसिंजर का बड़ा नाम मशहूर है, वो भी प्रोफेसर हैं और स्कॉलरली काम करते हैं। लिहाजा जो ये थिंक टैंक है उनकी पॉलिसी हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आती है उनकी पॉलिसी मेकिंग में। अगर इसका मुवाजना करें पाकिस्तान के तहकीकी इदारों के साथ, तो पाकिस्तान के तहकीकी इदारे स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, जो 1970s की वॉर के बाद बनाए गए, इस हवाले से कि वो फीडबैक देंगे फॉरेन ऑफिस को, चूँकि उस वक्त हमारी जो डिप्लोमेसी का जो मेन फेलियर था वो फेलियर इस वजह से था कि हम खित्तों के बारे में पूरा इल्म नहीं रखते थे। वहाँ पे जो एमफिल और पीएचडी की जो रिसर्च हो रही है उस रिसर्च से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। और फिर ये तहकीकी इदारे एडहॉकिज़म पे चल रहे हैं काफ़ी अरसे तक। यहाँ पे कोई डायरेक्टर हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पे रिसर्चर्स एंड टीचर्स की प्रमोशंस का बड़ा सीरियस मसला हमें नज़र आता है। उसके साथ साथ तनख्वाहें काफ़ी अरसे तक उसके अंदर कटौती बजट के अंदर हमें नज़र आती है। रिसर्च लाइब्रेरी के हवाले से काफ़ी कटौती नज़र आती है। तो एक एडहॉकिज़म है। और फिर पाकिस्तान के तहकीकी इदारों के दरमियान में हमें कोऑर्डिनेशन भी नज़र नहीं आती। तो लिहाजा यही वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होते हुए वो रिसर्च नज़र नहीं आती। अगर इस रिसर्च से फ़ायदा उठाया जाए तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के वाइटल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डिफरेंट रीजन्स में हम प्रॉपरली उसे परसू कर पाएंगे। तो इस तहकीकी रिपोर्ट का जो 3 बुनियादी सवाल जो इसमें मैं उठाना चाह रहा हूँ, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि 4-5 अहम पॉइंट्स इस रिपोर्ट के क्या हैं, इस पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वर्जन क्या है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो 4 अहम नुकात जो इस रिपोर्ट के हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला तो ये कि अफ़गान हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि वो अपने महफूज ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर बनाए रखे, और इस हवाले से अफ़गान की जो हुकूमत है उनको उस हवाले से उनकी हिमायत हासिल है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान के हवाले से वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का एक्शन लेने से कासिर है। उसकी बुनियादी वजह वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गैर इस्तेहकाम है और पाकिस्तान की जो माशियात मुतज़लज़िल है, इस वजह से पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि कोई डिसाइसिव एक्शन लेगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि अफ़गान माशरा जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से उनके अंदर नरम गोशा पाया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान से हट के भी जो मेजॉरिटी है अफ़गानिस्तान के लोगों की, उनके अंदर पाकिस्तान ख़िलाफ़ जज्बात जो है वो काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। लिहाजा यही वजह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ से हिमायत हासिल होती है। और चौथा अहम उसके अंदर पॉइंट ये है कि तालिबान के अंदर भी काफ़ी हमें धड़े नज़र आते हैं। कोई मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हालांकि बज़ाहिर हमें लगता है कि एक स्ट्रक्चर है और एक ऑर्डर और एक SOP को फॉलो किया जा रहा है, इस तरह से नहीं है। और इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंदिया दिया गया है मिसाल के तौर पे कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के हक़ में है और वो परसू करते रहे वक्तन फ़वक्तन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक, इस तरह के हमले दहशत गर्दी के ना करें। जबकि तालिबान के आला रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं आखुनज़ादा, उनकी राय में पाकिस्तान की हुकूमत एक इस्लामी हुकूमत नहीं है। लिहाजा इस हवाले से रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में
उन्हें काफ़ी खदशात लाक हैं, और इस बात का उन्होंने अंदिया दिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों को रोकने में अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसका किरदार कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आएगा, हाल में भी और मुस्तकबिल के अंदर भी। सो पाकिस्तान के पास इस हवाले से क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी एक पंफलेट सोशल मीडिया के ऊपर मेरी नज़रों के सामने गुजरा। हालांकि इसकी तहकीक अभी बाकी है कि ये पंफलेट जो है या ये हैंडबिल जो है ये किस हद तक ठीक है, जिसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दबाव के तहत तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नुमाइंदों को अफ़गानिस्तान के अंदर तंग कर रही है, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, और मुजाहिदीन की सफ़ों के अंदर जहन साजी का अमल जारी है और तेज़ी से जारी है। इनका ये कहना है कि मुल्ला याकूब जो हैं वो मुफ्ती नूर वली से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने तसल्ली दी कि वो इस हवाले से कोई तदरुक करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मसाइल यूं के तूं हैं। इसके अलावा उन्होंने जो दरख्वास्त दी, उनका कहना है कि उन्होंने जो दरख्वास्त दी तालिबान के सरबराह से मुलाकात के हवाले से, उसे भी रद्द कर दिया गया। अब उनका दावा यह है कि हम शाना बशाना लड़े हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ गैर मुल्कियों की फ़ौजों के ख़िलाफ़, लिहाजा उन्हें कमतर न समझा जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ये सिलसिला न रुका तो फिर वो बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होंगे, दरेख नहीं करेंगे, अपनी जानों की कुर्बानी इस हवाले से देंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन वो तालिबान को भी, जो हुकूमत है तालिबान की अफ़गानिस्तान के हवाले के अंदर, उसको भी वो धमकी दे रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पाकिस्तान के पास सबसे पहला, हमें पता है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं जिनके ज़रिए से हम अपने पॉलिसी गोल्स जो हैं उनको परसू करते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो कि रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास कोई लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस हवाले से पहला जो है सोशो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफ़ी पुरअसर इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान के हाथ में, जिसमें सकाफती और माशरती जो ताल्लुकात हैं उनको बुरे कार लाया जा सकता है। हमें पता है कि दोनों जानिब रिश्तेदारियां हैं, ज़बान एक है, तजारत होती है, और अकीदा भी जो बिलीफ है उनका वो भी काफ़ी हद तक कामिल है। तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को कायल करने में कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत न करें। और इसके साथ साथ जो दूसरा पाकिस्तान के पास ऑप्शन है इसके साथ रिलेटेड, इसी इंस्ट्रूमेंट को, सोशो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए तहरीक तालिबान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो धड़े हैं उनसे बात की जा सकती है, स्पेशली उन धड़ों के साथ जो कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से हम, जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, और उसमें जो पीसफुल सेटलमेंट और यूज़फुल सिटीज़न बनाने का जो अमल था, उनके हवाले से वो जारी रख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि फ़ोर्स का इस्तेमाल करे, और फ़ोर्स का इस्तेमाल उस ग्रोह के लिए करे जो कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फ़ोर्स के इस्तेमाल करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आपका गोल वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपका फ़ोर्स का इस्तेमाल कितने पीरियड के ऊपर होगा, उसका टाइम फ्रेमवर्क प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने माजी में देखा, और जंगों की तारीख को अगर आप देखें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो बेदरेग फोर्स का इस्तेमाल था लंबे अरसे तक, उसका फ़ायदा बड़ी से बड़ी ताकतों को भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनको नुकसान हुआ, उनके इमेज का, उनके पावर का। वो पावर उनकी ड्रेन आउट हुई। उसकी मिसाल अमेरिका के हवाले से, जो कि वियतनाम के अंदर उन्होंने बुरी शिकस्त खाई और सबसे ज़्यादा तारीख में उनको कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा, जिससे इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंशियल पावर जो वॉर के हवाले से उसके अंदर भी हमें चेंज होते हुए वो नज़र आया। इसके साथ साथ सोवियत यूनियन की जो इंटरवेंशन थी अफगानिस्तान में, वो भी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था। उसका भी फ्रेमवर्क डिज़ाइंड नहीं था या प्रॉपरली गोल डिफाइंड नहीं था, जिसकी वजह से हमने देखा कि फार्मर सोवियत यूनियन की काफ़ी इज्जत जो है वो ख़राब हुई और उसका इमेज काफ़ी ख़राब हुआ। तो लिहाजा इस हवाले से मैं ये समझता हूँ। और फिर अभी अफ़गानिस्तान के अंदर हम देखें 20 सालों की जो अमेरिकन मुदाखलत थी,
اس کے اور وہ جو نیشن بلڈنگ کا جو پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹلی فیل ہوا، حالانکہ $3 ٹریلین کے قریب انہوں نے اس کے اوپر خرچہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر ویل ڈیفائنڈ آپ کے پاس گول نہیں ہے، چونکہ پاور کا تعلق سائیکالوجی کے ساتھ ہے، اور اگر آپ کی لمبے عرصے تک پاور کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا اہم جو آپشن پاکستان کے پاس اویلیبل ہے وہ ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری، اور سفارتکاری کے ذریعے سے طالبان کو یہ واضح کرنا ہوگا ہمیں کہ اگر ان کی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ان کی اگر حمایت جاری رہے گی تو پاکستان بھی انہیں چھوڑ جائے گا، اس طرح وہ مزید آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کو بھی واضح کرنا ہوگا کہ دوسری صورت کے اندر جو پاکستان کے اندر جو افغانستان کے لوگ ہیں ہم انہیں واپس بھیج دیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ ایک تو ہمیں فائدہ ہوگا اور دوسرا افغانستان کے اوپر اس کا برڈن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے ممالک ہیں جس میں ایران ہے، جس کے اندر سینٹرل ایشین نیشنز ہیں، ایون رشیا ہے، چائنا ہے، ان کے دہشت گردی کے حوالے سے کافی خدشات ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر ڈپلومیسی کے ذریعے سے طالبان کی حکومت افغانستان کو یہ باور کرانا ہوگا ہمیں کہ آپ کی یہ جو کارروائیاں ہیں جس میں آپ محفوظ ٹھکانے پرووائڈ کر رہے ہیں، اپنی زمین کو استعمال ہونے دے رہے ہیں، اس کو مزید اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آپ کو مزید آئسولیٹ کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے امریکن پریشر بھی ہے، چونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ داعش اور تحریک طالبان اور دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ پنپ رہی ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کے پاس سوشو کلچرل آپشن بھی اویلیبل ہے، پاکستان کے پاس اکنامک آپشن بھی اویلیبل ہے، پاکستان کے پاس یوز آف ہارڈ پاور بھی اویلیبل ہے، پاکستان کے پاس ڈپلومیسی کا آپشن بھی اویلیبل ہے، اور اگر ان چاروں آپشنز کو ہم استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو حاصل کر پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہے تو اسے لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔